चैप्टर 49। राघव भारद्वाज और समर्थ दोनों मिलकर उधम सिंह को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो वो कर रहे हैं वो गलत है। अब आगे। उधम दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, निकलो यहाँ से। समर्थ हैरानी से उधम को देख रहा था। राघव भारद्वाज समर्थ को बाजू से पकड़ हवेली से बाहर लाकर बोले, खुद को संभालो, उसे थोड़ा समय दो सच समझने का, चलो मेरे साथ। इतना बोल वो समर्थ को कार में बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगते हैं। ड्राइव करते करते वो समर्थ को देख रहे थे। वो समर्थ के दिल के हाल को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि उधम के कहे शब्द उसे ठेस पहुंचा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ही घर पहुंच गए थे। आयरा अरन लिविंग एरिया में बैठे दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, अरन और आयरा अपनी जगह से उठ उन दोनों के पास जा फिक्र करते हुए बोले, आप दोनों ठीक तो है ना? राघव बोले, हाँ हम ठीक है। समर्थ बिना कुछ कहे अपने रूम में चले जाता है। आयरा मिस्टर भारद्वाज से पूछती है, अंकल वो ठीक तो है ना? राघव बोले, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना बोल वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। आयरा भी एक साइड टेबल के डोर से फर्स्ट एड बॉक्स ले सबसे पहले राघव भारद्वाज के रूम में जाती है, जहां वो बालकनी में खड़े सिगरेट के कस ले रहे थे। जैसे ही उन्हें महसूस होता है उनके पीछे कोई खड़ा है, वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बालकनी से नीचे फेंक आयरा से बोले, अरे आयरा बेटा तुम यहाँ। आयरा मिस्टर भारद्वाज को बाजू से पकड़ बालकनी में रखे सोफे पर बैठाकर उनके बगल में बैठ फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर मिस्टर राघव से बोली, लाइए अपना हाथ दीजिए। मिस्टर भारद्वाज तो बस हैरानी से आयरा को देख रहे थे। आयरा उनको कुछ भी ना रिएक्ट करते देख खुद ही उनका हाथ पकड़कर उनकी खरोचों पर फूल मारते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगती है। ये देख राघव अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी आंख से एक बूंद आंसू की लुढ़क जाती है। जैसे ही आयरा ऑइंटमेंट लगाकर ऊपर की ओर मिस्टर भारद्वाज का चेहरा देखती, हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से आयरा मिस्टर भारद्वाज से बोली, क्या हुआ अंकल, आपकी आंखों में आंसू? इतना कहकर आयरा अपना हाथ आगे बढ़ा उनके आंसू साफ कर देती है। मिस्टर भारद्वाज चाहकर भी कुछ नहीं बता पाए। क्या ही कहे वे कि वह अपनी बेटी की इतनी करीब है और उसे ये भी नहीं बता सकते कि वह उनकी बेटी है। कैसे मजबूरी थी उनकी, वह खुद में ही सोचते हैं। आयरा मिस्टर भारद्वाज के आंसू साफ कर बोले, अंकल आप ऐसे इतनी सी चोट पर आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? किसी की याद आएगी क्या आपको? राघव अपना सर हाँ में दिला देते हैं, मेरी बीवी की, वह भी मेरी ऐसे ही चोट पर मरहूम लगाया करती थी। आयरा के ऐसे ही राघव भारद्वाज से बात कर उनके रूम से निकलकर फर्स्ट एड बॉक्स ले सीधा समर्थ की रूम की ओर जाती है, जहां समर्थ एक कोने में पुशअप कर रहा था। आयरा जैसे ही अंदर आती है, समर्थ उसे देखकर को पुशअप करने बंद कर सीधा खड़ा हो आयरा से बोला, मैं आप यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आयरा समर्थ को बाजू से पकड़ सोफे पर बैठा उसके हाथ पर लगी खरोच जो एंटीबायोटिक लगाते हुए बोली, कुछ हुआ है जब से तुम आए हो, बहुत परेशान हो। समर्थ मना करते हुए बोला, नहीं वो मुझे कुछ नहीं हुआ है। आयरा समर्थ के बाल में हाथ चलाते हुए बोली, देखो तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे आर्यन की तरह हो, और तुम्हें कोई दर्द है कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। मैं जानती हूँ वह गुंडे तुम्हारी पिताजी ने ही भेजे थे, लेकिन ये ही नहीं समझ पा रही तो तुम हर बार मुझे बचाते हो क्यों? अपने पिताजी को समझते क्यों नहीं समझते? एक गहरी सांस ले अपनी नजरें झुकाकर बोला, मैंने बहुत समझाया है उन्हें, पर उनकी आंखों के सामने बस एक बदले की आग है। उस बदले की आग को वो आपके और अरन के खून से बुझाना चाहते हैं, जो मुझे हर कीमत मंजूर नहीं। लेकिन आप लोगों तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचना होगा। आयरा बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी वो गुस्से में हैं। एक दो दिन रुक कर बात करना उनसे, शायद वो समझेंगे। अच्छा अब आराम करो, थोड़ी देर में डिनर के लिए आ जाना। समर्थ अपना सर हाँ में हिला देता है। आयरा नीचे आती है तो देखती है किचन में आरवी खाना बना रही थी। आयरा भी उसकी हेल्प करने लगती है। कुछ देर बाद सभी डिनर करने आते हैं तो वहाँ आर्यन, निया और विवान नहीं थे। आयरा कियारा से पूछती है, निया और विवान कहाँ है? कियारा बोली, वो लोग जा चुके। विवान भाई को कुछ जरूरी काम था। बाकी सभी डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। समर्थ किचन में आरवी की हेल्प कर रहा था। समर्थ आरवी से बोला, आरवी आई एम सॉरी, मेरे भाई के कारण तुम्हारे साथ इतना कुछ हुए उसके लिए। आरवी अपनी बहन और पिता को याद कर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर समर्थ से बोली, समर्थ भैया ऐसा सब क्यों बोल रहे हो? शायद यही मेरी किस्मत है। समर्थ सारे झूठे बर्तन साफ कर आरवी के पास आ बोला, आरवी अगर वो तुम्हारी बुरी किस्मत थी, अब एक अच्छी किस्मत शुरू होगी। आरवी कंफ्यूजन में बोली, मैं कुछ समझी नहीं। समर्थ हल्का सा मुस्कुरा कर सामने दरवाजे की ओर देखकर बोला, बाकी तुम्हें वो समझा देंगे। इतना बोल वो किचन से चला जाता है। आरवी सामने देखती है जहां आर्यन खड़ा था।
आर्यन को देख आरवी बोली, आपको समझ आया वो क्या कहना चाहते थे? आर्यन अंदर आ आरवी का चेहरा थाम कर बोला, हाँ कुछ कुछ। आरवी हल्की सी पीछे हो नजरें इधर उधर फेर बोली, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। आरवी एक प्लेट में खाना सर्व कर रही थी कि उसके हाथ आर्यन की बात सुन रुक जाते हैं। आर्यन बोला, आरवी क्या तुम बाकी की जिंदगी मेरे साथ जीना चाहोगी? आरवी हैरानी से पलटकर आर्यन की ओर देख रही थी। आर्यन आरवी का चेहरा अपने हाथों में थामकर बोला, यही मतलब था समर्थ की बातों का? क्या मुझे एक मौका दोगी तुम्हारी किस्मत बदलने का? ये सुन आरवी की आंखें नम हो जाती है। आर्यन को मिस्टर भारद्वाज ने सब कुछ बता दिया था। ये कि आंख से आंसू लुढ़क कर आर्यन के हाथों तक आ जाते हैं। आर्यन उसके आंसू साफ कर बोला, आरवी तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले सकती हो, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। आरवी रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैंने किसी का खून किया है। आर्यन आरवी को गले लगा कर बोला, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतना बोल आरवी के बाल सहलाने लगता है। आरवी आरव से पीछे हो बोली, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं और मैं कुछ भी नहीं, मेरी तो पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट नहीं की। आर्यन आरवी का चेहरा यूपीएफ कर बोला, तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि तुम मेरे लायक हो या नहीं? मैं बस तुम्हारे साथ अपने आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना टाइम चाव ले सकती हो मुझे अच्छे से सोच कर बता देना। आरवी हाँ में सर हिला बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट करते हैं।